हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक के जो क्राइसिस आया है वो क्यों आया है और इसके साथ आखिर हुआ क्या कि यह एक ही दिन में 27% गिरा और 5 दिन में यह अराउंड 30 से 35% के आसपास नीचे चला गया है। तो यह बैंक छोटा मोटा बैंक नहीं है, ये बहुत बड़ी बैंक है। लेकिन इसके साथ ऐसा हुआ क्या कि ये 11 मार्च को एक ही दिन में 27% नीचे गिर गया था। इंडसइंड बैंक के लिए बुरी खबरों का दौर जो है वो नहीं हो रहा है खत्म। इंडसइंड बैंक इन दिनों सुर्खियों में है। बैंक इस समय परेशानी से जूझ रहा है। बैंक के लिए ये समय काफी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इंडसइंड बैंक का ही लॉस हुआ है, इसमें जो भी इन्वेस्टर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस है और वो लोग भी परेशान हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका भी लॉस हुआ है। तो आखिर इसके साथ हुआ क्या, हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यह जो फाइनल इसका क्लोजिंग प्राइस है वो 13 मार्च को आप देख सकते हैं यहाँ पे 672 रुपया पे इसका क्लोजिंग प्राइस है और ये 5 दिन में 31% के आसपास यह माइनस में गया है। जैसे कि इसका जो 11 तारीख के आसपास इसका जो प्राइस था वो 900 रुपये के आसपास था, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे आया और अभी यह 672 रुपये पे 13 तारीख को क्लोजिंग हुआ है। इंडिया का टॉप 5 बैंक में से एक बैंक है जो कि अकाउंट डिस्क्रिपेंसी के कारण, अकाउंट डिस्क्रिपेंसी सिंपल सा वर्ड में अगर मैं आपको समझा दूं तो यह है कि इसका जो अमाउंट है, इसका जो फाइनेंशियल डेटा है वो मिसमैच हुआ है, इसके कारण इसमें गिरावट आया है। अब हम बात करते हैं कि लेंडर मंडे को यह इन्फॉर्म करता है अपने शेयर होल्डर को कि हम जब इंटरनल अपना रिव्यू कर रहे हैं, इंटरनल रिव्यू फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस का, तो इसमें जो इनका मिसमैच हुआ है वो 1577 करोड़ का मिसमैच हुआ है। ठीक है, जो कि 2.35% ऑफ द बैंक नेटवर्थ, बैंक का जो नेटवर्थ है उसका 2.35% एज ऑफ दिसंबर 2024 के हिसाब से 2.35% इनका लॉस में चला गया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, ये छोटा नहीं है। 2.35% इनका टोटल कैपिटल का गया है। अब हम बात करते हैं कि इस मार्केट में, मार्केट अगर गिरा तो इसके साथ हुआ क्या है और इसका कितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन हुआ। तो अगर बात करते हैं हम तो यह 19 से 20 हजार के आसपास इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो डाउन हुआ था और डाउन होने के बाद इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बच गया है वो 50,000 से 51,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, जो कि ज्यादा नहीं है और नियर टू यस बैंक के आसपास आ गया है। अगर थोड़ा सा ज्यादा नीचे जाएगा तो इसके लिए ज्यादा खतरा हो सकता है। और अब हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि ट्यूसडे को इंडसइंड बैंक शेयर क्रैश किया था, जो कि 27.17% क्रैश किया था और रिकॉर्डिंग इट्स बिगेस्ट वन डे फॉल सिंस लिस्टिंग। यह जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद इसका जो फॉल आया है वो बिगेस्ट फॉल है, एक दिन में इतना यह कभी नहीं गिरा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द स्टॉक एंडेड एट 655.95 पर शेयर। यह 655 रुपए के शेयर पे एंड हुआ था, इट्स लोवेस्ट लेवल सिंस नवंबर 2020। ठीक है, 2020 के नवंबर के बाद ये जो फर्स्ट लोएस्ट गया है इसका वो 655 रुपए के आसपास गया है। ऑन वेडनेसडे हाउएवर द स्टॉक वाज बैक इन द ग्रीन। वेडनेसडे को ये क्या हुआ था कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था लास्ट क्रैश के बाद, यह 685 रुपए के आसपास गया और वो ग्रीन में क्लोज हुआ था वेडनेसडे यानी कि 12 मार्च को। लेकिन फिर 13 मार्च को इसके साथ क्या होता है कि थोड़ा सा और नीचे आता है और यह 672 रुपए के प्राइस पे आके क्लोजिंग देता है, जैसा कि आप लोगों ने वो फिगर में देखा कि 672 रुपए पे क्लोजिंग में है और 5 दिन में अराउंड यह 31% के आसपास गिरा है। इसके साथ आखिर हुआ क्या, इसके वजह से जो इस पे इम्पैक्ट आया है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बैंक ऑफन इंगेज फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन टू मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद द करेंसी फ्लक्चुएशन। बैंक का क्या होता है कि यह अपना डेरिवेटिव फॉरेन ट्रांजैक्शंस में करते हैं, किसके लिए करते हैं कि जो हमारा मनी फ्लक्चुएट हो रहा है उसके रिस्क को ये लोग मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज क्रिटिकल फॉर द एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये लोग प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं किए, इसके वजह से भी यहाँ पे दिक्कत आया। इंडसइंड बैंक इंटरनल रिव्यू रिवील्ड दैट ओवर द past 7 to 8 years there were deficiencies in how this transaction were recorded। इनका जो 7-8 साल से लेन देन चल रहा था और ये लोग डेटा बता रहे थे उसमें इन लोगों का प्रॉब्लम था और ये लोग परफेक्टली नहीं दे रहे थे, ऐसा पता चला जब ये इंटरनल रिव्यू किए। नेक्स्ट, स्पेशली the bank underestimate the cost associated with the hedging against currency risk in its past forex dealing। इनका जो फॉरेक्स में डीलिंग होता था उसमें ये लोग क्या करते थे, जो इनका कॉस्ट लगता था उसको ये लोग अंडर एस्टिमेट किए थे और अंडर एस्टिमेट करने के बाद इनको समझ में नहीं आया, इसके कारण इनका जो अमाउंट में डिफरेंस आया है वो आया है। द अंडर एस्टिमेशन लेड
टू एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और यह अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इसको अंडर एस्टिमेट करके ये लोग अपना रिजल्ट देते थे। द बैंक एस्टिमेट दैट करेक्टिंग दिस डिस्क्रिपेंसी विल रिड्यूस इट्स नेट वर्थ बाय अप्रॉक्सीमेटली 1577 करोड़, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 1577 करोड़ इसका रिड्यूस हुआ है, विच इज अबाउट टू 2.35%, जो इसका टोटल नेटवर्थ है उसका यह 2.35% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एडजस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिफ्लेक्टेड इन द बैंक अर्निंग फॉर द फोर्थ क्वार्टर। जो ये 1577 करोड़ का इनका बैलेंस मिसमैच हो रहा है, तो ये लोग इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फोर्थ क्वार्टर में इसको एडजस्ट करके ला देंगे सामने। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट, IndusInd Bank share plummeted by 22%, over 22%, reaching a 4-year low। इसके अनाउंसमेंट के बाद यह शेयर 22% नीचे गया, जो कि 4 साल के लोएस्ट लेवल पे चला गया। शार्प डिक्लाइन रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर कंसर्न अबाउट द बैंक इंटरनल कंट्रोल्स एंड फाइनेंशियल हेल्थ। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है फाइनेंशियल समझने में कि हमारे साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर होल्डर्स जो हम लोग हैं, हम ही लोगों का लॉस हुआ है, बैंक का लॉस हुआ है। आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हैं, LIC होल्डिंग वैल्यू इन IndusInd बैंक फॉल बाय 894 करोड़ एज स्टॉक फॉल 26%। मतलब जो हम लोग LIC में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि LIC कुछ अलग करती है, वो भी कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करती है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो IndusInd बैंक में था, और ये क्यों ना करे, क्योंकि IndusInd बैंक इंडिया का टॉप 5 बैंक में से बैंक था। तो ऐसा ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था LIC, लेकिन इसके साथ 900 करोड़ के आसपास का लॉस हो चुका है, जो कि 26% स्टॉक फॉल हुआ है, और ये इसके लिए सही नहीं है और थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है LIC पे। अब हम बात करते हैं कि जो ब्रोकरेज है हमारे, वो भी इसको लेके अभी थोड़ा सा नेगेटिव में चले गए हैं, और इसका जो भी ब्रोकरेज का जो टारगेट प्राइस था उसको वो लोग नीचे किए हैं, कट आउट किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रोकरेज कट टारगेट प्राइस ऑन IndusInd बैंक शेयर। IndusInd बैंक शेयर पे ब्रोकरेज जो है अपना जो प्राइस है उसको कट करके उसको नीचे लेके आए हैं, और यहाँ पे आप इस चीज का देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल किया, थोड़ा सा डाउन किया, अपना टारगेट प्राइस बताया। ऐसे जो सारे ब्रोकरेज हैं वो अपना अपना रिव्यू दिए हैं, और यहाँ पे उसका जो टारगेट है वो बताया है। व्हाई इज दिस अ बिग डील? आखिर ये बड़ी बात क्यों है? तो आप देखेंगे द बैंक रेपुटेशन इज हर्ट। जो बैंक का रेपुटेशन है वो हर्ट हुआ है, और ये प्रॉब्लम करेगा सबके लिए कि आखिर बैंक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंटरनल हर्ट होगा और इशू होगा, बैंक में लोग इन्वेस्ट करने से डरेंगे। सेकंड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज नाउ चेकिंग अदर बैंक टू सी इफ दे मेड सिमिलर मिस्टेक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि वो चेक कर रहा है अदर बैंक के साथ कि ऐसा तो नहीं है कि वो भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, द बैंक्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रिजाइन, और उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है, CFO जिसको बोलते हैं। द बैंक CEO गॉट ओनली 1 ईयर एक्सटेंशन इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 3 ईयर, जो कि इसको पहले 3 इयर्स का मिला था एक्सटेंशन कि आप करें काम, जो इसके CEO हैं, लेकिन RBI ने कहा नहीं, हम आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समझ गए होंगे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या और क्यों प्रॉब्लम हुआ और मार्केट गिरने के कारण क्या है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे, आखिर IndusInd बैंक क्यों गिरा, इसके साथ हुआ क्या, और क्या क्या इसको चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जो भी रीजंस है या आखिर ऐसा क्या हुआ, आपको कुछ भी इसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।